बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, सीपी और सीवी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट करते हैं विद हीट से। ठीक है, ओके। सबसे पहले ये समझते हैं कि हीट होती क्या है। देखो, हम बहुत छोटी क्लासेस में हीट की डेफिनेशन पढ़ते थे, है ना। क्या डेफिनेशन होती है हीट की? दैट इज इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होती है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है विच अकर्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। यही डेफिनेशन पढ़ते थे हम कि हीट क्या होती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ, आप डायरेक्ट पूरा भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। हीट इज अ फॉर्म ऑफ, यहां पे आएगा एनर्जी। ठीक है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज अकर्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, ओके। अब वैसे ये तो डेफिनेशन बताने की मुझे आपको जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि प्रीवियस वीडियो जिन स्टूडेंट्स ने देखी है उन्हें पता है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि जो एनर्जी होती है, जब भी थर्मोडायनेमिक्स में आप एनर्जी की बात करो तो आपको दिमाग में दो चीज आ जानी चाहिए, दैट इज हीट एंड वर्क, है ना। तो अब हम हीट की बात कर रहे हैं तो आपको पता ही है दैट इज हीट। हीट इज व्हाट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which occurs due to temperature difference। ठीक है, ओके। अब हीट का सिंबल क्या होता है? हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू से हीट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ओके। अब हीट को अगर मैं आपसे पूछूं कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट होती है ना, तो हीट अगर सपोज मैंने यहाँ पे इस बॉडी का टेम्परेचर T1 दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर T2 दैट इज 200 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हीट कैसे फ्लो होगी, लो टू हाई टेम्परेचर फ्लो होगी या हाई टू लो टेम्परेचर फ्लो होगी, तो हीट जो होती है वो कहां से फ्लो होती है? इट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक फ्लो होती है। ठीक है, तो अगर दो बॉडी का आपको टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, जो कम बॉडी का टेम्परेचर डेट इज 100 डिग्री सेल्सियस और एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो हीट कहां से फ्लो होगी? फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। क्लियर? ओके। अब हीट की यूनिट क्या होती है? हीट की यूनिट क्या होती है? देखो, हीट की यूनिट हो सकती है या तो जूल में भी आप हीट को लिख सकते हो, या फिर हीट की यूनिट कैलोरीज भी हो सकती है। ठीक है, दोनों ही फॉर्म्स में आप हीट को लिख सकते हो। ठीक है, तो जो जूल होती है वो एसआई यूनिट होती है। जूल इज एसआई यूनिट ऑफ हीट, और कैलोरीज जो होती है दिस इज सीजीएस यूनिट। जूल इज एसआई यूनिट एंड कैलोरीज इज सीजीएस यूनिट। अगर आपसे पूछा जाए कि जूल और कैलोरीज में रिलेशन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 कैलोरी होती है, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.182 जूल्स। ठीक है, कैसे लर्न कर सकते हो आप इसको? ऐसे लर्न कर सकते हो दैट एक कटोरी में, ऐसे लिख लो आप, एक कटोरी में 4 जामुन। ठीक है, आप इस रिलेशन को ऐसे लर्न कर सकते हो, एक कटोरी में 4 जामुन दैट इज 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.182 जूल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये तो हम थोड़ी बातें जो है ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता होता है हीट के बारे में, वही डिस्कस करते हैं। इतना कुछ ये मुश्किल तो है नहीं, है ना। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि हीट एक पाथ फंक्शन है या फिर स्टेट फंक्शन है? आप मुझे ये बताओ। हीट इज अ पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन, अभी आपको पता होना चाहिए। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पाथ फंक्शन 2 होते हैं।
ठीक है, पाथ फंक्शन कौन कौन से होते हैं? दो, दैट इज हीट एंड वर्क। हीट और वर्क दोनों पाथ फंक्शन होते हैं। इनके अलावा जो भी फंक्शन है वो स्टेट फंक्शन होते हैं। तो हीट क्या है? हीट डिपेंड करती है पाथ पे, ठीक है, पाथ ऑफ द प्रोसेस पर डिपेंड करती है। दैट्स वाई हीट भी क्या होती है? पाथ फंक्शन होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हमने थोड़ी बहुत बातें यहाँ पर डिस्कस की है अबाउट हीट। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम अब मेन डिस्कस करेंगे, ये सब तो सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। जिनको हीट के बारे में नहीं पता तो थोड़ा बहुत एज अ इंट्रोडक्शन हमने आपको बताया, ठीक है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट बात अब हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर आप किसी भी सिस्टम को हीट देते हो, हीट गिवन टू सिस्टम, अगर आप किसी भी सिस्टम को हीट देते हो, ठीक है, तो हीट जो होगी उसका साइन पॉजिटिव आएगा और रिएक्शन कैसी होगी? दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। हीट गिवन टू द सिस्टम, ठीक है। सपोज मैं इसको यहाँ पे मैं इसको रब कर देती हूँ। ये कोई भी आपका सिस्टम है, दिस इज एनी सिस्टम, ठीक है। इसको सपोज आप हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो, तो यहाँ पर जो Q की वैल्यू होगी, हीट की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और जो ये रिएक्शन होगी दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ओके। और अगर आप सिस्टम से हीट ले रहे हो, सिस्टम से अगर आप हीट ले रहे हो तो जो होगा हीट का साइन नेगेटिव हो जाएगा। हीट गिवन बाय सिस्टम, अगर सिस्टम से हीट लोगे तो हीट का साइन नेगेटिव हो जाएगा और जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सिस्टम को हीट दोगे, अगर सिस्टम के पास सपोज सिस्टम है, ठीक है, इसको अगर आप हीट दे रहे हो तो क्या होगा? हीट पॉजिटिव साइन की होगी, ठीक है। सपोज आपके पास कोई पैसे आपको दे रहा है तो आपके पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे, तो पॉजिटिव है, अच्छी बात है, ठीक है। और अगर सपोज ले रहा है तो आपके पास पैसे कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। किसका? हीट का। हीट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड हीट गिवन बाय सिस्टम इज नेगेटिव और जो रिएक्शन हो जाएगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया अबाउट हीट, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर है अच्छे से, ओके। अब इस लेक्चर के अंदर हमें समझना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट के बारे में, ठीक है। जैसे कि हम इसके अंदर समझेंगे स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, इन सब के बारे में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट हीट कैपेसिटी। सबसे पहले हीट कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब और रिलीज बाय अ सब्सटेंस टू इंक्रीज और डिक्रीज, या फिर ऐसे लिख लो, टू चेंज द टेम्परेचर, टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और बाय 1 केल्विन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी कहते हैं। पहले डेफिनेशन लिखो, उसके बाद समझेंगे। हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और बाय 1 केल्विन। सपोज यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी आपने यहाँ पे सब्सटेंस लिया है, आपको कितनी हीट देने की जरूरत पड़ रही है, आप यहाँ पे कितनी अमाउंट ऑफ हीट दोगे कि इसका टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर होगा वो 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से इंक्रीज हो जाए या 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से डिक्रीज हो जाए, ठीक है। इस सब्सटेंस को आप कितनी हीट दोगे, कितनी हीट दोगे या कितनी हीट रिलीज होगी, ये भी है, ठीक है। कितनी हीट दोगे, इस सब्सटेंस को आप कितनी हीट दोगे या कितनी हीट रिलीज होगी कि इसका टेम्परेचर या तो 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाए
या 1 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज हो जाए, या 1 केल्विन से इंक्रीज हो जाए, या 1 केल्विन से डिक्रीज हो जाए, ठीक है। दैट्स व्हाई अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सब्सटेंस या एब्जॉर्ब बाय सब्सटेंस और रिलीज्ड बाय सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर। अब चेंज में कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज भी या डिक्रीज भी, बाय 1 डिग्री सेल्सियस और बाय 1 केल्विन। डेफिनेशन समझ में? ओके। अब इसके बारे में, इसका फॉर्मूला, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, वो डिस्कस करते हैं। देखो, अभी आपने देखा कि जो मैंने आपको हीट की डेफिनेशन लिखवाई ना, हीट की डेफिनेशन में आपने देखा है कि जो Q होता है, हीट क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अकर्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अभी आपने ये लिखा है, उसको आपने स्टेटमेंट में लिखा था, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, बस बात खत्म, और कुछ डिफरेंस नहीं है। अभी आपने लिखा है कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अकर्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वालिटी में आप कन्वर्ट करोगे तो यहां पे क्या आएगा, C आएगा, ठीक है। और इसी C को हम क्या कहते हैं, दिस C इज नोन एज हीट कैपेसिटी, दिस इज नोन एज हीट कैपेसिटी। इज इट क्लियर? और आपको पता होना चाहिए कि ये कैपिटल C होता है, दिस C इज इन द कैपिटल फॉर्म, ये स्मॉल c नहीं है, ये कैपिटल C है, ठीक है। अब सपोज C की वैल्यू आपको यहां से निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, Q डिवाइड बाय में डेल्टा T, ये डेल्टा T यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाती है आपकी हीट कैपेसिटी की वैल्यू या फॉर्मूला, ठीक है। ओके, तो आपको समझ में आया, कुछ नहीं करना, आपको पता ही है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू T2 माइनस में T1, हाई टेम्परेचर माइनस में लो, ठीक है। ओके, तो Q क्या होता है, Q प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जैसे इक्वालिटी में कन्वर्ट करोगे तो एक कोफिशिएंट आ जाएगा, वही क्या होता है, हीट कैपेसिटी होती है, और ये आपने इसका फॉर्मूला लिख दिया, क्लियर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो क्या यूनिट होती है इसकी, ये क्या है, जूल में है, हीट जूल में ऐसा यूनिट, टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस में है या फिर केल्विन में है, ठीक है। तो अगर डिग्री सेल्सियस में है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर डिग्री सेल्सियस, और अगर ये टेम्परेचर केल्विन में है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केल्विन। तो ये क्या होती है, दिस इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, ठीक है। इतना क्लियर? ओके। अब आप मुझे ये बताओगे कि हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि हीट कैपेसिटी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ओके, ठीक है। अच्छा, अब अगर सपोज मैं यहाँ डेल्टा टी को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन ले लेती हूँ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो आपकी हीट कैपेसिटी है वो डायरेक्टली आपकी हीट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी ले सकते हो अगर किसी में आपको गिवन है तो, ठीक है। आगे चले, ओके। तो अब ये था हीट कैपेसिटी के बारे में। अब होता क्या है, कहाँ लिखूं, एक्चुअली ये रब करती हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ। ओके, अब मेरे को इसके बारे में एक बात और डिस्कस करनी है, दैट इज, अभी आपने ये लिखा है, दैट इज C इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय में डेल्टा, अभी आपने ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको हीट कैपेसिटी निकालनी है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो हीट कैपेसिटी क्या होगी, हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये बताया था ना हमने। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जहां पर टेम्परेचर, जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब डेल्टा टी क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। अब वैल्यू निकाल लो, हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होती है, Q डिवाइड बाय में डेल्टा टी, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको पता है डेल्टा टी 0 है, तो Q डिवाइड बाय में 0, और हमें पता है कि समथिंग डिवाइड बाय में 0 किसके इक्वल होता है, इंफिनिटी की, ठीक है। तो अगर आप हीट कैपेसिटी की वैल्यू देखते हो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो वो इंफिनिटी के इक्वल होती है,
एक और बात डिस्कस करें, ठीक है। हीट कैपेसिटी की वैल्यू एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बताना क्या होती है, कैलकुलेट कर लो। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, Q कांस्टेंट होता है, हीट कांस्टेंट होती है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज 0 अपॉन में डेल्टा टी, ये हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो आपकी हीट होती है वो कांस्टेंट रहती है, तो इसकी वैल्यू 0, ये डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है, ओके। 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 अपॉन समथिंग इज 0, ठीक है। तो अगर आप हीट कैपेसिटी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करते हो तो दैट इज इंफिनिटी, एंड हीट कैपेसिटी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये सब बातें हमने की अबाउट हीट कैपेसिटी। आई होप आपको इतना क्लियर है अच्छे से, ठीक है। तो ये आपने अब तक पढ़ लिया है हीट के बारे में, हीट कैपेसिटी के बारे में। अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो चलो देखते हैं इसके बारे में। देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जनरली तो किसके लिए यूज होती है, सॉलिड्स एंड गैसेस, सॉरी सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए जनरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूज किया जाता है। मोर ऑफनली ये सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए यूज होती है, ठीक है, ओके। अगर गैसेस के लिए यूज होती है तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं, पर इट इज मोर ऑफनली यूज्ड फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, क्लियर, ठीक है। तो ये क्या होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट required by 1 gram of substance to change its temperature by 1 degree Celsius or by 1 Kelvin। इसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड। सपोज हमने यहाँ पे क्या है, सब्सटेंस लिया है, ये कोई भी सब्सटेंस है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट की इसको जरूरत है, और ये सब्सटेंस आपने ग्राम्स के अंदर लेना है, ठीक है, ये सब्सटेंस आपने ग्राम्स के अंदर लेना है। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट इस सब्सटेंस को चाहिए कि इसका टेम्परेचर चेंज हो जाए बाय 1 केल्विन और बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, इट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। जिस भी प्रॉपर्टी में स्पेसिफिक, मोलर, इस टाइप का वर्ड यूज होता है वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, क्लियर, ओके। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कुछ बुक्स में देखोगे तो एस से भी रिप्रेजेंटेड होती है, और कुछ बुक्स में देखोगे तो स्मॉल सी से भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कुछ बुक्स में एस से आपको मिलेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कुछ बुक्स में आपको स्मॉल सी से भी मिलेगा, दोनों ही सही है, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे स्मॉल सी ले लेते हैं या स्मॉल एस ले लो, आपकी मर्जी। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है C डिवाइड बाय में M। कैपिटल सी है, कैपिटल सी का क्या मतलब है, मतलब कि हीट कैपेसिटी, ठीक है, डिवाइड बाय में M दैट इज मास, ओके। अब आपको पता है कि कैपिटल सी किसके इक्वल होता है, Q डिवाइड बाय में डेल्टा टी के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, स्मॉल c इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय में डेल्टा टी इनटू में M, तो एक इसका फॉर्मूला बन जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय में डेल्टा टी इनटू में M, क्लियर, ओके। ये क्लियर है, तो आगे चलते हैं। अब इसकी यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट आप बता सकते हो, Q दैट इज जूल में होती है हीट, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में तो डिग्री सेल्सियस में ले लो, ठीक है, केल्विन में तो केल्विन में, मास क्या है दैट इज इनटू में ग्राम्स, यही क्या हो जाती है इसकी यूनिट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज जूल इनटू में डिग्री सेल्सियस -1 ग्राम -1, ठीक है।
इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियर। या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, केल्विन में भी लिख सकते हो, डिग्री सेल्सियस के। अगर आपने यहाँ पे केल्विन है तो आप डायरेक्ट केल्विन में ले लो, फिर ये केल्विन रेज टू पावर -1 हो जाएगा, ठीक है, और ग्राम रेज टू पावर -1। इज इट क्लियर? तो ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब एक और बात जो है हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सपोज आपको कहा जाए कि आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। यहां पे लिखती हूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? इसको सी लिखते हैं, दैट इज सीवी। सीवी मतलब कि स्मॉल सी, वी का मतलब क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये किसके इक्वल हो जाएगी? इसके जो आपने यहाँ पे लिखा है Q डिवाइड बाय में डेल्टा T इंटू में M, Q डिवाइड बाय में डेल्टा T इंटू में M, इसके इक्वल हो जाएगी। दैट इज दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। कांस्टेंट प्रेशर पे निकालोगे तो भी यही वैल्यू है। क्या चेंज हो जाएगा बस यहाँ पे अगर आप कांस्टेंट प्रेशर के लिए भी निकालना चाहते हो तो कुछ चेंज नहीं आएगा, CV की जगह CP हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? CP के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, ओके। तो दिस इज अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बहुत अच्छी बात है। अब बस लास्ट रहता है टाइप ऑफ हीट डिस्कस करना, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो वो डिस्कस करते हैं, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। नाम से तो समझ ही गए हो गया। 1 मोल के लिए जो हीट कैपेसिटी होती है उसे हम मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। ऐसे कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर of 1 mole of substance by 1 डिग्री सेल्सियस और by 1 केल्विन, उसे हम क्या कहते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। सपोज आपने यहाँ पे कोई सब्सटेंस लिया हुआ है 1 मोल का, 1 मोल का सब्सटेंस लिया हुआ है, तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाए, ठीक है, या 1 केल्विन से इंक्रीज हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? या डिक्रीज हो जाए, ठीक है, 1 केल्विन से इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी। कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को कितनी अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत है कि उसका टेम्परेचर या तो 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, या फिर 1 केल्विन से इंक्रीज हो जाए या 1 केल्विन से डिक्रीज हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है, ओके। तो चेंज द टेम्परेचर का मतलब है डिक्रीज और इंक्रीज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसे? इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ऐसे, दैट इज CM। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज C डिवाइड बाय में M, वेयर N इज द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और आपको पता है ये कैपिटल C है, दिस इज कैपिटल C डिवाइड बाय में, ठीक है। और हमें पता है कैपिटल C क्या होता है? कैपिटल C तो हीट कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हीट कैपेसिटी की वैल्यू पुट करोगे, दैट इज Q डिवाइड बाय में डेल्टा T इंटू में M। यही क्या हो जाएगा? यही आपका मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब इसके यूनिट की अगर आप बात करोगे कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। हीट की यूनिट आपको पता है जूल में, टेम्परेचर की केल्विन में हो सकती है, डिग्री सेल्सियस में हो सकती है, और यहाँ M क्यों लिख रही हूँ मैं? यहाँ पे M है, ठीक है, और यहाँ N क्या है? दैट इज मोल में, दैट इज मोल। तो या तो इसकी यूनिट ये हो सकती है या फिर इसकी यूनिट और क्या हो सकती है? जूल पर डिग्री सेल्सियस इंटू में, या फिर इसकी यूनिट ये भी हो सकती है। दोनों में से कोई भी यूनिट हो सकती है इसकी, ठीक है। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लोगे तो ये हो जाएगी, केल्विन में लोगे तो ये हो जाएगी। अच्छा, ये बताओ इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या फिर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो मैंने आपको अभी बताया कि जिस भी प्रॉपर्टी के साथ में मोलर या स्पेसिफिक वर्ड यूज होगा वो कैसी प्रॉपर्टी होती है?
इंटेंसिव। तो ये क्या होता है, दिस इज इंटेंसिव पोरोमेट्री। इतना क्लियर है? ओके, क्लियर है तो आगे चलते हैं। देखो मैं जो वीडियोस अपलोड करती हूँ मैं उसमें उतना ही कंसेप्ट रखूंगी जितना कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। नीट के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस है हम उतना ही करेंगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा मैक्सिमम सिलेबस आपका कट चुका है, ठीक है, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे, क्लियर? ओके, ठीक है। अब सपोज मैं आपको कहूँ, ये रब करती हूँ मैं, अब सपोज मैं आपको कहूँ कि आपको कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है। स्पेसिफिक तो क्या ही कह रही हूँ मैं, मोलर हीट कैपेसिटी निकालना है, ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मुझे बताओ क्या होगी, एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर मुझे बताओ क्या होगी। इन दोनों की वैल्यूज क्या होगी, यही दोनों की वैल्यूज है, ठीक है। क्या लिखोगे, दैट इज सी वी एम। देखो वी एम भी लिख सकते हो आप, वी एम क्यों, देखो सी एम वी, एम वी वी एम ही एम वी, दैट इज मतलब कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप सीवी भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू डिवाइड बाय में डेल्टा टी इंटू में एन। सिमिलरली कांस्टेंट प्रेशर के लिए निकालोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, दैट इज सी एम पी इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाय में डेल्टा टी इंटू में एन। तो दोनों ही जो है बिल्कुल करेक्ट मेथड है, ऐसा क्लियर? आप दोनों ही मेथड को यूज कर सकते हो टू कैलकुलेट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़े, ठीक है। अब एक और इसका इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, दैट इज व्हाट, जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है ना, मोलर हीट कैपेसिटी वो किसके इक्वल होती है, इट इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्मॉल सी मतलब कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू में मोलर मास, इनटू में मोलर मास, ठीक है। तो ये भी जो है आप रिलेशनशिप यूज कर सकते हो टू सॉल्व इन द न्यूमेरिकल्स, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मोलर मास। इज इट क्लियर? ओके, तो यहां पर हमारी जो तीनों टाइप्स की हीट थी वो क्लियर होती है, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी। पर स्टिल लेक्चर अभी ओवर नहीं हुआ है, बिकॉज एक और इम्पोर्टेंट बात हमें डिस्कस करनी है, तो वो भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज एक रिलेशन होता है बिटवीन सीवी एंड सीपी। सीवी और सीपी के बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है कि जो सीपी माइनस में सीवी होता है दैट इज इक्वल्स टू आर, और इस रिलेशन को हम कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला। दिस इज मेयर्स फॉर्मूला, ठीक है। अब सपोज आप इसका डेरिवेशन देखोगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया, तो उसके लिए हमें इंटरनल एनर्जी की जरूरत होगी जो हमने अभी नहीं पढ़ी, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये आपकी नीट 2021 में आया है, नीट 2021 आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन रिसेंटली 2021 में आया था, सिर्फ यही ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये जो है सीपी और सीवी में मतलब रिलेशन क्या होता है, यही क्वेश्चन था। तो आप इसको आराम से मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। और डेरिवेशन के लिए हमें इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी का यूज होगा, जिसकी जो हमने अभी नहीं पढ़ा है, तो अभी आप सिर्फ इस फॉर्मूले को एज इट इज लर्न करें, ठीक है। ओके, अच्छा, और इनकी जो रेशियो होती है दैट इज सीपी डिवाइड बाय में सीपी की जो रेशियो होती है उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं गामा से, और इसको हम कहते हैं दैट इज पॉइजन्स रेशियो। क्या कहते हैं? पॉइजन्स रेशियो, ठीक है, पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। तो ये दोनों ही जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों ही रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज इसे लर्न करना, और अभी हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो एक होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे कि सपोज आपके पास मॉलिक्यूल, जैसे एक बीकर है, बीकर के अंदर वाटर है, अब वाटर के कितने सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है।
बीकर के अंदर आप वाटर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो पर ये तो क्या है, ये तो लिक्विड में है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम जनरली गैसेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज बीकर के अंदर आपने क्या लिया है, कोई गैस लिए, सपोज नाइट्रोजन गैस ले लिया आपने, ठीक है। अब आपको पता है बीकर के अंदर नाइट्रोजन गैस है, तो उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहता है, नंबर ऑफ वेज, ठीक है। किसके नंबर ऑफ वेज होंगे, एक मॉलिक्यूल के, ठीक है। नंबर ऑफ वेज अ मॉलिक्यूल इन अ गैस फेज, a molecule in a gas phase मूव या रोटेट करता है या फिर वाइब्रेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, ठीक है। इन नंबर ऑफ वेज अ मॉलिक्यूल इन गैस फेज मूव, रोटेट या फिर वाइब्रेट इन स्पेस, उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की, कि कितने नंबर ऑफ वेज में एक मॉलिक्यूल जो होता है गैसियस फेज में वो मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है या वाइब्रेट कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल के लिए फॉर अ मॉलिक्यूल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है दैट इज D.O.F से रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं यहाँ पे। तो डिग्री ऑफ जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 3n की इक्वल होती है, और वेयर n इज द एटम्स, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n, और जहां पे n क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ एटम्स, लिख सकते हो आप यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ये होता है किसी मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का कैलकुलेट करना, ठीक। अब ये जो है डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक, मोनोएटॉमिक गैस के लिए अलग अलग होता है, तो हम उसी के बारे में अब डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखो कैसे, सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं मोनोएटॉमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैस के लिए एंड पॉलीएटॉमिक गैस के लिए। मोनोएटॉमिक गैस लाइक हीलियम, diatomic gas like hydrogen, nitrogen, oxygen, etc. and polyatomic gas like CH4, ठीक है, etc. जो भी है, मीथेन एक गैस ही होती है ना, ओके। तो सबके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो अब मॉलिक्यूल की जो होती है ट्रांसलेशन मोशन भी हो सकता है, रोटेशनल मोशन भी हो सकता है, या वाइब्रेशनल मोशन भी हो सकता है। मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है, रोटेट कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। ये क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन। मैं ये जब ये यूज करूंगी तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसलेशन मोशन होता है। जब आर यूज कर रहे हैं इसका मतलब ये क्या है, रोटेशनल मोशन, और जब वाइब्रेशनल यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। तो NTR, NR एंड NVIB, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशन। तो किसी भी मॉलिक्यूल के तीनों मोशन हो सकते हैं, क्लियर, ओके। तो वन बाय वन जल्दी से डिस्कस करते हैं मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस एंड पॉलीएटॉमिक गैस के लिए। जो मोनोएटॉमिक गैस के लिए नंबर ऑफ ट्रांसलेशन मोशन होते हैं वो 3 होते हैं, नंबर ऑफ रोटेशनल मोशन 0 एंड नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोशन इज ऑल्सो 0, ठीक है। इसके लिए जो नंबर ऑफ ट्रांसलेशन मोशन होते हैं वो 3, नंबर ऑफ रोटेशनल मोशन 2 एंड नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोशन इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल 2 टाइप का हो सकता है, इट कैन बी लीनियर ऑल्सो एंड इट कैन बी नॉन लीनियर ऑल्सो, ठीक है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो लीनियर में आएगी, और CH4 आपको पता है नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका, तो ये नॉन लीनियर में आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या होता है, लीनियर के केस में तो आपका होगा 3, 2, 4, और इसमें होगा दैट इज 3, 3, 9, NTR, NR एंड NVI, ठीक है। तो ये होता है आपका नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन for all the molecules, whether it is monoatomic, whether it is diatomic, whether it is polyatomic, ठीक है। तो क्या आपको ये सब कुछ लर्न रखने की जरूरत है?
तो वैसे लर्न रखोगे तो इट इज़ फाइन, कोई इसमें बुराई नहीं है। पर मैं आपको बताती हूँ कि हमें सिर्फ ज़रूरत किसकी होती है। देखो एक्चुअली अगर वाइब्रेशनल मोशन की बात की जाए, जो आपका वाइब्रेशनल मोशन होता है, तो वाइब्रेशनल मोशन इज कम्प्लीटली मतलब इनएक्टिव होता है। जनरली जो वाइब्रेशनल मोशन होता है वो इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो इसलिए ये सिर्फ तभी कंसीडर किया जाता है, इट इज कंसीडर्ड ओनली व्हेन इट इज यूज्ड, या तो जब इसे यूज किया जाए, और एट हाई टेम्परेचर, या हाई टेम्परेचर हो तब इसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप वाइब्रेशनल मोशन की कोई भी वैल्यू आपको लर्न करने की एज सच जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जनरली इनएक्टिव ही रहता है। इट इज जनरली इनएक्टिव एंड कैन बी ओनली कंसीडर्ड व्हेन इट इज यूज्ड या व्हेन इट इज गिवन, और या फिर हाई टेम्परेचर पे हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द टेबल फॉर मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक गैस। सबसे पहले आप इस टेबल को नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। तो आई होप आपने इस टेबल को नोट कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। तो अब देखो, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कैसे जो है हमें करना होता है इसके अंदर। सबसे पहले मोनो एटॉमिक गैस का केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस, देखो मोनो एटॉमिक गैस के लिए अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करोगे तो क्या है, ये दोनों तो 0 0 ही है, क्या है 3 है। मतलब ओवरऑल जो मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो क्या होती है। अब सपोज मैं आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहूं कि CV की क्या वैल्यू होती है, तो CV की वैल्यू कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है, आप यहाँ पे लिखो उस फॉर्मूले को। CV इज इक्वल्स टू n ट्रांसलेशन इंटू R/2 प्लस में n रोटेशनल इंटू में R/2 प्लस में n वाइब्रेशनल इंटू में R। ये फॉर्मूला होता है, इसको हम यूज कर करके सबकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दैट इज n ट्रांसलेशनल इंटू R/2, n रोटेशनल इंटू R/2 एंड n वाइब्रेशनल इंटू में, ठीक है। तो चलो CV की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं मोनो एटॉमिक गैस के लिए। CV क्या हो जाएगा, n ट्रांसलेशनल मोनो एटॉमिक गैस के लिए n ट्रांसलेशनल कितना है 3 है, तो 3R/2, ओके। रोटेशनल कितना है 0 इंटू R/2 इज 0, वाइब्रेशन कितना है 0 इंटू में ये 0 हो जाएगा। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो CV की वैल्यू होती है वो 3R/2 होती है, ठीक है। अब CP की वैल्यू बताना, CP की वैल्यू तो हमने पढ़ा है कि CP दैट इज CP माइनस में CV इज इक्वल्स टू R होता है। यहाँ से आप CP की वैल्यू निकाल लो। CP की वैल्यू क्या हो जाएगी, R प्लस में CV की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की 3R/2 होती है, तो यहाँ पे 3R/2 कर लो, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज 2R प्लस में 3R डेट इज 5R/2। तो अगर आपसे कोई कहे कि CP की वैल्यू क्या होती है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, तो डेट इज 5R/2 होती है, ठीक है। दिख रहा है ना कैमरे में, चेक करती हूँ मैं, हाँ इट इज विजिबल, ठीक है। तो इस तरीके से आपने CP की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, दैट इज CP की वैल्यू होती है 5R/2 फॉर मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है, ओके। अच्छा, अब सपोज मैं आपको पॉइजन्स रेशियो बताऊं, पॉइजन्स रेशियो क्या होती है, तो आपने पॉइजन्स रेशियो, अब मैं इसे रब कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज थोड़ा स्पेस बन जाएगा। मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए पॉइजन्स रेशियो क्या होती है, किसी भी एटॉमिक गैस के लिए पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल्स टू CP डिवाइड बाय में CV, यही होती है ना, CP डिवाइड CV, क्या लिख रही हूँ, CP डिवाइड बाय में CV। CP की वैल्यू क्या है 5R/2 डिवाइड बाय में CV की वैल्यू क्या है 3R/2, 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, दैट इज 5 डिवाइड बाय में 3, 5 डिवाइड बाय में 3। तो ये क्या है, दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, CV की वैल्यू 3R/2, CP की वैल्यू लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको ये रिलेशन पता है तो CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, ठीक है। CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R अगर आपको पता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट CP की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो भी आपको पता है, CP डिवाइड बाय CV होती है, दोनों की वैल्यू पुट करो,
डिवाइड करो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन है अबाउट दी मोनो एटॉमिक गैस के लिए, क्लियर। ओके, अब डायटोमिक गैस का केस डिस्कस करते हैं। डायटोमिक गैस, तो डायटोमिक गैस के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम ही कैलकुलेट करके बताओ। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे होता है, दैट इज, इसका देखो, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए क्या होती है, आपको मैंने अभी बताया कि जो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोशन होते हैं वो हम जनरली यूज नहीं करते, ठीक है। नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोशन हम जनरली यूज नहीं करते until and unless it is not given। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है फॉर डायटोमिक गैस उसे आप लिख सकते हो डायरेक्ट 5, 3 + 2 दैट इज 5, ठीक है। तो 5 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक गैस। अब CV की वैल्यू कैलकुलेट करो। CV की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसलेशन मोशन कितने हैं, 3 है, 3r/2 प्लस में नंबर ऑफ रोटेशनल मोशन दैट इज 2r/2 प्लस में वाइब्रेशनल यूज करोगे, वाइब्रेशनल नहीं यूज होगा, वाइब्रेशनल नहीं यूज होगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हम जनरली यूज नहीं करते हैं, ठीक है, इट इज इनएक्टिव, ठीक है। तो वो हायर क्लासेस में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन बस आप ऐसे ही रखोगे, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो, दैट इज 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2, 3r प्लस में 2r दैट इज 5r डिवाइड बाय में 2, ठीक है। तो CV की यहां पर वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5r डिवाइड बाय में 2, दैट इज 5r डिवाइड बाय में 2। CP की वैल्यू बताना, CP की वैल्यू तो पता ही है, CV प्लस में है ना। CV कितना है, यहीं पे सॉल्व करते हैं। CV कितना है, 5r डिवाइड बाय में 2, r कितना है, 1 है, सॉल्व कर लो, 2 5r प्लस में 2r दैट इज 7r बाय में 2। तो यहाँ से CP की वैल्यू कितनी आ गई है, CP की वैल्यू इज 7r डिवाइड बाय में 2, ठीक है। ओके, पॉइजन रेशियो की वैल्यू बताना, दैट इज CP डिवाइड बाय में CV। CP की वैल्यू क्या है, 7r/2, CV की वैल्यू क्या है, 5r/2, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, दैट इज 7/5, 7/5 इज द पॉइजन रेशियो, ठीक है, 7/5, क्लियर। ओके, तो ये सारी दिस इज 5, ये सारी इंफॉर्मेशन है किसके लिए, डायटोमिक गैस के लिए। डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, CV की वैल्यू ये होती है, CP की वैल्यू ये होती है, पॉइजन रेशियो की वैल्यू 7/5 होती है, क्लियर। ओके, अब पॉलीएटॉमिक गैस के लिए चलते हैं, इसके लिए देखते हैं पॉली एटॉमिक गैस। जल्दी से बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होगी, नॉन लीनियर के लिए कह रही हूँ मैं, ठीक है, नॉन लीनियर के लिए, दिस इज फॉर नॉन लीनियर। नॉन लीनियर के लिए क्या है, वाइब्रेशन को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्या होगी 3 + 3 दैट इज 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है पॉलीएटॉमिक गैस के लिए, 6, ठीक है। CV की वैल्यू क्या होगी, पुट करके देख लो, ट्रांसलेशनल 3r डिवाइड बाय 2, ओके, रोटेशनल 3r डिवाइड बाय 2, ओके, वाइब्रेशन हम यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 6r डिवाइड बाय में 2, तो 6r डिवाइड बाय में 2 दैट इज 3r। तो यहाँ पे जो CV की वैल्यू होती है वो डायरेक्ट 3r आती है। CP की वैल्यू बताना, CP की वैल्यू CV प्लस में r, है ना। CV कितना आया, 3r प्लस में r दैट इज 4r। तो यहाँ पे CP की वैल्यू कितनी होती है, 4r। और पॉइजन रेशियो की क्या वैल्यू होती है, CP डिवाइड बाय में CV। CP क्या है, 4r, CV क्या है, 3r, दैट इज 4 डिवाइड बाय में 3, ठीक है। तो ये पॉलीएटॉमिक केस के लिए होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, CV की वैल्यू 3r, CP की वैल्यू 4r, पॉइजन रेशियो इज 4 डिवाइड बाय में 3, क्लियर। ओके, तो इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको ये टेबल पता तो आपको ये सब चीजें लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब एक और चीज हम डिस्कस करते हैं, दैट इज इसी से रिलेटेड, ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देखो अभी आपने कैलकुलेट किया पॉइजन रेशियो, मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या थी, मोनोएटॉमिक गैस के लिए आपने पॉइजन रेशियो कैलकुलेट की थी 5/3, और ये है फॉर मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस के लिए। पॉइजन रेशियो फॉर डायटोमिक गैस के लिए क्या आपने कैलकुलेट करी है, जल्दी से मुझे देखिए।
पॉइजन रेशियो फॉर डायटोमिक गैस के लिए आपने कैलकुलेट करी है 7/5 और पॉइजन रेशियो फॉर पॉलीएटॉमिक गैस के लिए आपने कैलकुलेट करी है 4 में। इसको जब आप रेशियो मतलब पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 5/3 दैट इज 1.6, ये क्या हो जाएगा 1.4 और ये क्या हो जाएगा 1.3। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पॉइजन रेशियो होती है फॉर मोनो एटॉमिक गैस वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद किसके लिए डायटोमिक गैस के लिए, ठीक है डायटोमिक गैस के लिए, और उसके बाद किसकी है पॉलीएटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइजन रेशियो का ऑर्डर होता है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए सबसे ज्यादा पॉइजन रेशियो होती है, उससे कम डायटोमिक और उससे कम पॉलीएटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हो मोनो एटॉमिक। क्लियर? ओके, ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। और लेक्चर को खत्म करने से पहले जैसा कि मैंने कहा था कि हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, तो बस एक न्यूमेरिकल और डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये न्यूमेरिकल और डिस्कस कर लेते हैं बस अब चलते चलते। ठीक है, ओके। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ 100 grams of substance from 27 to 127 Kelvin if specific heat capacity is given to you 0.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, ओके। आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला पढ़ा, एस से लिख लो या स्मॉल सी से लिख लो, जैसे भी लिख लो, Q डिवाइड बाय में डेल्टा टी इंटू में, ये तो आपको कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ हीट तो निकालनी है। ओके, इसको तो एज इट इज रखोगे। डेल्टा टी क्या है 127 माइनस 27 दैट इज 100 केल्विन। ओके, तो यहाँ 100 केल्विन आएगा इनटू में मास कितना है ग्राम्स में 100 ग्राम्स। ओके, ये कितनी है सी की वैल्यू कितनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी है 0.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ऐसे अब आपको यूनिट्स का भी चेक करना होता है। देखो आपने यहाँ ये टेम्परेचर कहाँ है, किस में है ग्राम, सॉरी टेम्परेचर किस में है केल्विन में, ये यहाँ पे भी टेम्परेचर केल्विन में है। ठीक है, ये क्या है ग्राम्स में, ये भी ग्राम्स में, इसका मतलब यूनिट सब ठीक है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, कभी किलोग्राम्स में होता तो आपको कन्वर्ट करते, या डिग्री सेल्सियस में होता तो आपको सेम यूनिट होनी चाहिए ना लेफ्ट और राइट साइड, इस वजह से। तो बस अब आप हीट की वैल्यू निकालो, दैट इज व्हाट 0.2 इंटू में 100 इंटू में 100, तो ये क्या हो जाएगा दैट इज 2000, है ना क्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी हीट, और ये हीट किस में आई है दैट इज जूल्स में। ठीक है, तो इस तरीके से आप हीट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको यूनिट और लिख के दिखाती हूँ कि यूनिट में कैसे करना होता है। देखो यूनिट के साथ अगर हम पूरा करते हैं, देखो इसकी वैल्यू किसमें गिवन है 0.2 जूल डिवाइड बाय में ग्राम इनटू में, ऐसे ही। ओके, क्यू तो आपको कैलकुलेट करना है, ये किस में है 100 केल्विन और एम किस में है 100 ग्राम्स। अब यूनिट के साथ सॉल्व करना, देखो क्यू मैं यहाँ लिखती हूँ 0.2 जूल डिवाइड बाय में ग्राम्स इनटू में केल्विन, ये पूरा ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा 100 केल्विन इनटू में 100 ग्राम्स इज इक्वल्स टू ग्राम्स, ग्राम से ग्राम कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल। ठीक है, यहाँ क्या बचा 0.2 इंटू 100 इंटू 100, वो क्या होता है दैट इज Q इज इक्वल्स टू 2000, और जूल का है तो डायरेक्ट जूल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यूनिट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि हमेशा आप यूनिट के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। ठीक है, गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।